हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यासपीठ। जैसा कि आप सबको पता है कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में इस बार जो पेपर पैटर्न है वो वही रखा गया है जो लास्ट ईयर कोविड की वजह से था। इस पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने बीकॉम और बीबीए के जितने भी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल शॉर्ट कोर्स बनाया है अकॉर्डिंग टू दी पेपर पैटर्न। जैसा पेपर में आएगा, जैसा कि आपको पता है कि ए और बी सेक्शन के अंदर ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, सी सेक्शन आपको करना नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च इसका कोर्स तैयार किया है और वो भी बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 149। और इन कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आप व्यासपीठ एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने को एनरोल करें और एनरोल होने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपन इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीकॉम और बीबीए के लिए फाइनल ईयर का इनकम टैक्स सब्जेक्ट। तो इसमें यूनिट 1, यूनिट और ये 5 है। जैसा कि आप सबको पता है कि ए सेक्शन और बी सेक्शन ही करना है, सी सेक्शन में तो कुछ करना नहीं है। तो ए में 5 क्वेश्चंस करने हैं और बी में 3 क्वेश्चंस ही करने हैं। इस पेपर पैटर्न को मैंने मेरे लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरी ऐप पर भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो इस पूरे कोर्स के अंदर यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस हैं वो, और रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में दोनों हेड्स इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और थर्ड यूनिट जिसमें कि आपके सारे के सारे हेड्स कवर हो जाते हैं। अगर ये सारे हेड्स कवर होते हैं तो इसी के साथ बोनस में आपको मिलता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बीकॉम में बीबीए के अंदर और भी इजी है। पूरी फर्स्ट यूनिट में डेफिनेशन, इनकम्स और रेजिडेंस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो फर्स्ट यूनिट में आता है और बाकी के चारों हेड जो है वो सेकेंड यूनिट में आते हैं। तो ये 2 यूनिट कवर करने से आपके ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों कंप्लीट हो जाते हैं और एक आप जो है वो कोई भी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल या एचयूएफ की थ्योरी से भी कर सकते हैं। आप जीएसटी का भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे और 3 क्वेश्चन ही क्योंकि यहाँ पर करने हैं तो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ये जो कोर्स है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्योंकि आप फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकम टैक्स में, तो वो इस बार अपने परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स विद द फर्स्ट टॉपिक, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। कि एक इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, इन सब की क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होती है और डेफिनेशंस क्या होती है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जो इनकम टैक्स होता है वो बेसिकली चार्ज होता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। किसी भी एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उस पे क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। नेशनलिटी के बेस पे कभी भी टैक्स नहीं लगाया जाता। तो जब टैक्स चार्ज करने का बेस ही रेजिडेंस है तो उस एसएससी की रेजिडेंस स्टेटस प्रीवियस ईयर में क्या है ये हमें पता लगाना जरूरी होता है। तो टाइप्स ऑफ रेजिडेंट क्या क्या होता है, निवासियों के प्रकार। सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। ये 3 तरह के रेजिडेंस स्टेटस होते हैं। अब ये डिसाइड करना कि कौन सा एसएससी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन सा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन सा नॉन रेजिडेंट है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, कि वो एसएससी इंडिया में कितने दिन रहता है और उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कैसा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए हमारे पास 2 तरह की कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, बेसिक कंडीशन एंड सेकंड, एडिशनल कंडीशंस।
आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त, ये भी दो होती हैं और ये भी दो होती हैं, और दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं कि कब कौन सी कंडीशन फुलफिल करता है, तो वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है। तो पहले हम इन कंडीशंस को समझते हैं और फिर हम जाते हैं कि कौन सी कंडीशन कौन फुलफिल करता है, तब वो ऑर्डिनरी होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। सबसे पहले बेसिक कंडीशन, आधार शर्त। ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। प्रीवियस ईयर, अभी हमारा प्रीवियस ईयर है 2020 और 21, मतलब वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में होना चाहिए, ये उसकी एक बेसिक कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 365 डेज और 60 डेज, 365 डेज 4 years में और ये प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपका एसएस में प्रीवियस ईयर 20-21 है तो 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, इन 4 साल में वो 365 दिन भारत में होना चाहिए और इसमें 60 दिन इंडिया में होना चाहिए, तो ही वो क्या होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है तो ये सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी। तो दो बेसिक कंडीशंस क्या है कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले वर्ष को छोड़ के उसके पिछले 4 वर्षों में 365 दिन भारत में हो, और 20 और 21 में मतलब प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज इंडिया में होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन सिंपल सा है, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करे, मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन उसने फुलफिल कर ली, क्योंकि इसमें वो ये कहता है कि पिछले साल को छोड़ के 10 सालों में कोई भी 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, और वो रेजिडेंट तब होगा जब वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल करेगा। और सेकंड ये है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज in all during the 7 years preceding the relevant previous year। मतलब अगर 20 और 21 हमारा प्रीवियस ईयर है तो 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 1 2 3 4 5, 14-15 एंड 13-14, ये 7 साल हुए। इन 7 सालों में कुल मिलाकर वो 730 दिन भारत में होना चाहिए। तो ये दो इसकी एडिशनल कंडीशन है, तो बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करे, मतलब फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड, पिछले साल को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में 730 दिन वो भारत में रहा हो। अब ये जो 3 तरह के रेजिडेंट हैं, कब कौन सा एसएससी रेजिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा और नॉन रेजिडेंट होगा। तो अगर कोई एक बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऐसा रेजिडेंट, ऐसा एसएससी जो एक बेसिक कंडीशन कोई भी, चाहे वो 182 डेज वाली हो और चाहे वो 365 एंड 60 डेज वाली हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेता है तो वो, और दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। कोई भी एक बेसिक कंडीशन और नो एडिशनल कंडीशन, कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता है और सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो ही इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। और अगर कोई बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर कोई एसएससी कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट हो गया। अब जो सेकंड कंडीशन है हमारी बेसिक, उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति
एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, या वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन नेशन बाहर रहता है और वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट करने आया है, विजिट इन इंडिया, तो यहां 60 डेज की जगह 182 डेज होगा। इंस्टीड ऑफ 60 डेज इट इज 182 डेज। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, या ये क्रू मेंबर है, या फिर ये इंडिया में विजिट करने आया है, तो बेसिक कंडीशन में से फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो है हमारी वो फुलफिल होना जरूरी है। सेकंड वाली फिर नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि वहां 182 डेज आ जाता है 60 की जगह, और लास्ट ईयर में वो 182 डेज ही होना चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं वापस, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ही इज इन इंडिया, 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में 182 डेज, और लास्ट 4 years preceding previous year 365 days, and in previous year 60 days, और एक इस 60 डेज का एक्सेप्शन भी है 182 डेज। ये तो हुई बेसिक कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन क्या हुई, कोई भी एक एनी वन बेसिक कंडीशन फुलफिल करे, और 7 years में, लास्ट 7 years में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए, और लास्ट प्रीवियस को छोड़ के। तो ये दो है, वन बेसिक, बोथ एडिशनल। क्या होगा, रेजिडेंट। वन बेसिक, नो एडिशनल, क्या होगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, असाधारण निवासी। और नो बेसिक, नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। अब देखते हैं कि इन केस ऑफ HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप देख लेंगे। HUF, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेन पर्पस बिजनेस करना होता है। तो ये भी 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बट फर्म और एसोसिएशन जो है, पर्सन जो है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती, नॉट रेजिडेंट नहीं हो सकती। तो अगर बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है तब तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और अगर इसका कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट है। और जब रहती है बात HUF की, तो अगर कर्ता नॉट फुलफिल्स बोथ एडिशनल कंडीशन तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, मतलब सेम ऑफ इंडिविजुअल। फर्म और जो AOP है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ही नहीं सकते। और अगर आपका बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है देन इट इज नॉन रेजिडेंट। और सेम कंपनी का भी होता है, अगर कंपनी का कंट्रोल इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, कंपनी नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकती, और अगर उसका कंट्रोल बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो अ जर्मन इंडिविजुअल हैविंग रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 15 years, 15 साल तक इंडिया में रहा, लेफ्ट इन मई 2018, मई 2018 में छोड़ के गया, और मार्च 2021 में वो वापस आ गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, 15 मई को वो गया और वापस आया। जब भी हमें रेजिडेंस स्टेटस कैलकुलेट करना है और हमारे सामने क्वेश्चन हो कि फाइंड द रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हमें साइड में कहीं पर लिख लेनी चाहिए चारों कंडीशंस, 2 बेसिक और 2 एडिशनल, और फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेज की कैलकुलेशन करके हमें एक एक कंडीशंस को फॉलो करते हैं, देखता रहना चाहिए कि क्या ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर है, मैंने लिख रखी है कि 182 डेज वो इंडिया में होना चाहिए, तो वो तो आया ही वापस मार्च 2021 में, तो ये 182 डेज तो रहा ही नहीं। फिर मई 2018 में गया था, मतलब मई 2018 से पहले वो यहाँ था,
ठीक है 365 डेज हो गए भाई। अगर 2021 के पिछले 4 साल देखूं मैं तो 19 20 18 19 17 18 और 16 17, तो यहाँ तो वो चला गया, तो यहाँ वो वापस मार्च में आया, यहाँ 365 दिन वो रह रहा है, बट प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज नहीं है क्योंकि मार्च में आया वापस, तो प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज यहाँ पर नहीं है, मतलब ये भी फुलफिल नहीं करता है। तो नो बेसिक कंडीशन, इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन रेजिडेंट, ही इज अ नॉन रेजिडेंट, क्योंकि उसने कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की। सेकेंड एग्जाम्पल है कि जर्मन इंडिविजुअल हैविंग रिमेन इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स लेफ्ट फॉर जर्मनी इन मार्च 2018 और सितंबर 30 में आ गया था, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो 30 सितंबर को आया था तो एक दिन यहाँ पे, फिर अक्टूबर के 31 30 फरवरी 28 और मार्च 21, तो टोटल 183 डेज ये प्रीवियस ईयर में रहा। तो मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, मतलब उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन जब फुलफिल कर ली तो एक एडिशनल कंडीशन भी उसने फुलफिल कर ली। और ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन द 7 ईयर्स, तो 18 मार्च को ही तो गया, सॉरी 2018 में ही तो गया था 15 साल रहने के बाद, तो 18 से पहले 730 दिन तो वो भारत में ही था। तो वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन, इट मीन्स ही इज रेजिडेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो आप हमेशा क्या करें, साइड में ऐसे डेज लिख लें, कब गया कब आया और डेज की काउंटिंग कर लें, और एक तरफ आप लिख लें ये कंडीशंस। 2 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ मिस्टर एक्स, एन इंडियन सिटीजन सर्विंग इन अ कंपनी इन लंदन, कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 5 मंथ्स। क्या कहा था, जब विजिट करने आता है तो क्या देखना है, लास्ट ईयर में सिर्फ ये कंडीशन देखनी है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। 5 महीने आता है, 5 महीने में 182 डेज होते नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो इसका मतलब नो बेसिक कंडीशन। नो बेसिक कंडीशन मतलब नॉन रेजिडेंट, कोई भी आधार शर्त पूरी नहीं कर रहा है, मतलब अनिवासी। नाउ a Rajasthani has been doing business in Dhaka for the last 15 years and he comes to India every year for 7 months. 7 महीने आता है, 7 महीने आता है मतलब 182 डेज उसने पूरा कर लिया, और हर साल 7 महीने आता है ना। तो ये कंडीशन अब जरूरत ही नहीं है, ये तो देख ली। एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हर साल मतलब पिछले 7 साल देख लेते हैं अपन, ये 1 2 3 4 5 6 7, इतने सालों में हर महीने वो हर साल 7 महीने आता है, तो 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 इंटू महीने में कितने दिन होते हैं, तो 730 दिन तो रह गया वो भारत में। इसका मतलब वन बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन, तो क्या हो गई, वो रेजिडेंट, ही इज रेजिडेंट। एक और लास्ट, अ फॉरेन इंडिविजुअल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2016, मतलब जून 2016 से वो अभी तक भारत में रह रहा है, जून 2016, एंड लेफ्ट ऑन 1 जुलाई 2019, तो 30 जून 2019 वापस आया वो जनवरी 21 में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर में वो क्या 182 डेज रहा था, तो लास्ट ईयर में तो वो 182 डेज था नहीं, क्योंकि जनवरी में ही आया है, तो ये कंडीशन तो वो फुलफिल करता नहीं है।
ही हैज़ बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स, पिछले 4 साल, मतलब 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ आया है 365 और 365 तो यहीं हो गए। और पिछले साल 60 दिन, पिछले साल 60 दिन मतलब वो वापस कब आ गया था, जनवरी में वापस आ गया था, तो 30 जनवरी में वापस आ गया था। और यहाँ पर ये 91 डेज, तो जनवरी में जब वापस आया तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने मिला के 60 दिन हो जाते हैं, मतलब उसने ये एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली। जब एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई, इट मीन्स एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई। और पिछले 7 साल में वो 730 दिन तो हो ही रहे हैं, 730 दिन तो जून से आया, 1, 2, 3, 4 सालों में ही 730 दिन हो जाते हैं उसके टोटल कर ले तो 1 बेसिक एंड सेकंड बोथ एडिशनल, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, रेजिडेंट हुआ। तो इस तरह से हम एक एसएससी की क्या कर सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो और भी इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो दोनों को जोड़ के आता है कि पहले तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो और फिर इसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालो। और ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए ये जरूरी है कि ये देखना कि वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो मिलते